Hello students, Jai Swaminarayan. Today we study about the history of the town planning, necessity of town planning. Why is the town planning is important to avoid the ill situation within the town? Evil situation are as follows: defective road system resulting in the formation of the narrow streets and lands. Okay. देन टाउन प्लानिंग क्यों ज़रूरी है? ओके तो ये सब डिफेक्ट ना आए इसीलिए ज़रूरी है. डेवलपमेंट ऑफ द स्लम्स एंड squatter settlements, then heavy traffic congestion during the working hours of the day, inadequate open spaces for the parks and playgrounds resulting in unhealthy living condition. ओके ओपन स्पेसेस पार्क्स और प्लेग्राउंड के लिए नहीं है तो वो भी अनहेल्दी कंडीशन में कन्वर्ट हो सकता है. देन लैक ऑफ एसेंशियल एमिनिटीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई ड्रेनेज एक्सेट्रा. ओके देन नॉइजी एटमॉस्फेयर डिस्टर्बिंग द पीस ऑफ द सिटी dwellers, अनकंट्रोल डेवलपमेंट ऑफ द टाउन, अनहेल्दी लिविंग कंडीशन. ये सब सिचुएशंस नहीं हो इसीलिए टाउन प्लानिंग ज़रूरी है. ओके देन नेक्स्ट origins of towns. So topographical features contributing to the origin of towns. Conditions favorable for the industrial units, hilly areas to achieve the objects of defense, plain areas useful for the business activities, river bank for the domestic water transport and fishing, seas or ocean fronts for fishing and transport. Okay. तो टोपोग्राफिकल फीचर्स की वजह से हम वो टाउन को उसके हिसाब से टाउन को यूज़ कर सकते हैं. ओके तो फॉर एग्जांपल कंडीशन फेवरेबल फॉर द इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए जो भी फेवरेबल कंडीशन है तो उसके हिसाब से वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया सेट करना होता है. हिली एरियाज है तो क्यों हिली एरियाज में क्या होता है टू अचीव द ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफेंस. प्लेन एरियाज है तो वो बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए यूज़फुल है. ओके रिवर बैंक्स किसके लिए यूज़ है तो डोमेस्टिक वाटर ट्रांसपोर्ट एंड फिशिंग के लिए यूज़फुल है. द सी और ओशन फ्रंट्स फॉर फिशिंग एंड ट्रांसपोर्ट. Functional aspects responsible for the origin of the town. First one is education, health resource, political, religious, specific, industry. First one is growth of the town. Growth of the town is according to the origin and according to the direction. तो according to the origin में क्या आएगा नेचुरल ग्रोथ एंड प्लांट ग्रोथ. एंड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन में क्या आएगा हॉरिजॉन्टल ग्रोथ एंड वर्टिकल ग्रोथ. तो नेचुरल ग्रोथ में क्या आएगा कॉन्सेंट्रिक स्प्रेड, रिबन डेवलपमेंट, सैटेलाइट ग्रोथ, scattered growth etc. तो ग्रोथ अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन तो उसमें क्या आएगा नेचुरल ग्रोथ. तो नेचुरल ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स the development as its ounce. Okay so development as its ounce without future planning designed and developed as per intermediate comfort and convenience. Provisions of the public amenities are in irregular way and not futuristic. ओके दैट मीन्स उसकी फ्यूचर प्लानिंग को देख के नहीं पर नेचुरली जो भी डेवलपमेंट होता है वो हाल किस तरह से यूज़ होता है इन प्रेजेंस उसके हिसाब से जो भी प्लानिंग होता है दैट इज कॉल्ड नेचुरल ग्रोथ. ओके देन उसमें क्या आएगा फर्स्ट वन इज कॉन्सेंट्रिक स्प्रेड. तो concentric spread में natural tendency of people to be as near as possible to the town. Hence, town develops in concentric rings. CB that means CBD that means Central Business District. Then LIG that means low income group. Then middle income group and next one is high income group. So
First ones, many complicated problems such as traffic congestion, narrow streets, concentration of the population. तो इसमें कौन कौन सा प्रॉब्लम होता है? तो ट्रैफिक कंजक्शन होता है, ट्रैफिक प्रॉब्लम होता है, नैरो स्ट्रीट्स बन इसकी वजह से ये इस तरह से डेवलप होता है। तो यहाँ पे क्या है, बीच में CBD दैट मीन्स सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बना, उसके बाजू में उसके बाहर की साइड क्या बना, लो इनकम ग्रुप बना, देन उसके बाहर क्या बना, देन मिडिल इनकम ग्रुप बना, उसके बाहर क्या बना, हाई इनकम ग्रुप बना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रीट बहुत नैरो होती है, दैट मीन्स रोड्स, रास्ता वगैरह जो भी है वो बहुत नैरो होती है, ट्रैफिक प्रॉब्लम होता है, देन concentration of the population to grow रेडियली, जो भी पॉपुलेशन है वो रेडियली ग्रो करता है, दैट मीन्स जो भी डेवलपमेंट ऑफ रेजिडेंशियल कोई भी एरिया है वो रेडियली डेवलप होता है। सिमिलर और functionally related activities will be set at same distance from the center of the town, that is concentric spread। तो आप देख सकते हो बीच में CBD है, देन लाइट मैन्युफैक्चरिंग है, देन लो क्लास रेसिडेंस है, मीडियम क्लास रेसिडेंस है एंड हाई क्लास रेसिडेंशियल एरिया। देन नेक्स्ट वन इज रिबन डेवलपमेंट। Everyone like to build as near as possible to the main road। यहाँ पे आप देख सकते हैं रोड है, उसके आजू बाजू में ये एरिया डेवलप किया गया है। ओके, तो बिल्डिंग्स डेवलप along the side of main road, long fingers और ribbons of houses, shops develop। that means यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये जो भी एरिया है रोड के बाजू में डेवलप हुआ है, that is called ribbon development। Disadvantages of the ribbon development: increase in cost of various utility services like the water supply, power, telephone, etc., loose and scattered community, lack of social life, costly and difficult future improvements। Okay, houses fact heavy traffic, noise and dust, इंटीरियर पोर्शन लेफ्ट अनडेवलप्ड, वेस्टेज ऑफ लैंड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अंदर का जो भी लैंड वगैरह है वो वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है, रोड की आजू बाजू यही सब रेसिडेंस वगैरह डेवलप हुआ है। तो जो भी दूसरी जो भी लैंड है वो उसका वेस्टेज होता है। ट्रैफिक कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द मेन रोड रिड्यूसेस, दैट मीन्स यहाँ पे उसका जो भी कैपेसिटी है, ट्रैफिक कैपेसिटी, एक ही रोड यूज़ हो रहा है तो उसकी कैपेसिटी कम होती जाएगी। ओके, और उसका एफिशिएंसी ऑफ द मेन रोड रिड्यूसेस, देन मोर पेडिस्ट्रियंस ऑन मेन रोड कॉजेज द ट्रैफिक एक्सीडेंट्स एंड ट्रैफिक डिलेज। आप देख सकते हो रेसिडेंस इतनी एरिया में ही है, आजू बाजू नहीं है, तो एक ही रोड बना, उस पर ट्रैफिक भी ज़्यादा रहेगा जिसकी वजह से नॉइज़ पॉल्यूशन वगैरह होगा। ओके, जिसकी वजह से सब प्रॉब्लम होगा। देन हार्म्स नेचुरलनेस ऑफ द कंट्री, स्पॉइल्स कंट्री साइड, एस्थेटिकली faulty। ओके, देन मेजर टू बी टेकन, तो मेजर्स टू बी टेकन दैट इज लैंड यूज जोनिंग, उसका यूज़ करना चाहिए जिसकी वजह से डेवलपमेंट जो रोड के आजू बाजू हो रहा है वो नहीं होगा। ओके, देन रेगुलेशंस एंड कंट्रोल ऑफ द ट्रैफिक, रिमूवल ऑफ द एनक्रोचमेंट फ्रॉम द रोड साइड, दैट मीन्स रोड साइड जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसको रिमूव करना चाहिए। ओके, देन एक्सप्रेस वे विथ कंप्लीट कंट्रोल्ड एक्सेस, देन सैटेलाइट टाउन और सैटेलाइट ग्रोथ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पेरेंट सिटी है, सैटेलाइट टाउन, दिस वन इज कॉल्ड सैटेलाइट टाउन, सैटेलाइट टाउन, सैटेलाइट टाउन, दिस वन इज कॉल्ड ग्रीन बेल्ट। ओके, दिस वन इज हाईवे। तो satellite growth, the term satellite is used under the influence of the more powerful body but possessing its own identity। Features of the satellite town, so own local government, it is town itself but it depends on certain extent upon the parent city,
well connected by the local trains, buses, etc., free to decide its economic, social, and cultural activities, situated beyond the green belt of the parent city. This one is called green belt of the parent city. Then it's neither a village nor a suburb, mainly residential area with only local shops, schools for children, etc. It need have zoning regulations. It can be even considered as part of the market for the goods services being produced in the parent city. इसमें सभी फैसिलिटीज होती है इन सैटेलाइट ग्रोथ. डिसएडवांटेजेस क्या है? नेसेसिटी ऑफ द जर्नी टू वर्क. दैट मीन्स बहुत कोई भी एरिया में जाना हो तो वहाँ पे जर्नी ज़्यादा करनी पड़ती है. ओके. Then next one is scattered growth. Scattered growth यानी क्या? It is very irregular traffic congestion, then encroachment of the countries on the residential area, slums, lack of the parks and playground. Then complex problems became too difficult to be solved in future. Scattered growth જે આડેધડ growth થાય, that is called scattered growth of population. તો આડેધડ ટાઉન પ્લાનિંગ થાય તો શું થાય ત્યાં? it is very irregular વેમાં પ્લાનિંગ થશે. that means irregular વેમાં development થશે without any planning. then encroachment of the industries on the residential area. जो भी रेसिडेंशियल एरिया है उस पर इंडस्ट्री की वजह से इफेक्ट होगा. ओके. देन स्लम्स क्रिएट होगा, लेक ऑफ द पार्क्स एंड प्लेग्राउंड्स नहीं होगा, complex problems become too difficult to be solved in future. That is called scattered growth. Then planned growth. Growth is controlled by suitable rules and regulations. Regulation distribution of various blocks such as residential, commercial, इंडस्ट्रियल. तो आपको अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड करना चाहिए और अलग अलग जोन्स में डिवाइड करना चाहिए, जिसमें रेसिडेंशियल, देन कमर्शियल. रेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस ब्लॉक्स सच एज residential, commercial, industrial, provision of the various amenities like water supply, drainage, parks, etc. is made to meet future requirements. Okay. प्लान ग्रोथ में क्या होता है? सब रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग अलग अलग फर्स्ट ऑफ ऑल जोन में डिवाइड होता है. उस जोन में ही डेवलपमेंट होता है. वहाँ पे सब जो भी रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से कोई भी सिटी है या टाउन है उसमें डेवलपमेंट होता है. ओके. अकॉर्डिंग टू द बिल्डिंग बायलॉज उसमें अलग अलग एरिया अलग अलग जोन में डिवाइड होता है. वहाँ पे सब प्रकार की जो भी एमिनिटीज है लाइक वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, पार्क्स एक्सेट्रा इज मेड टू मीट द फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स. वो सबको ध्यान में रख के वहाँ पे प्लानिंग किया होता है. ऑर्डरली ग्रोथ अवॉइड्स क्लैशिंग ऑफ मैनी एक्टिविटीज ऑफ द नॉर्मल टाउन. Growth according to the direction, that is horizontal growth and vertical growth. Okay. तो ग्रोथ अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन में क्या आएगा? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ एंड वर्टिकल ग्रोथ. हॉरिजॉन्टल ग्रोथ में टाउन्स डेवलप्ड हॉरिजॉन्टली. Horizontal growth. Town develops horizontally in all the directions. It is possible where land is available in plenty at nominal cost. Okay. कहाँ पे डेवलपमेंट पॉसिबल है? जहाँ पे लैंड ज़्यादा अवेलेबल है नॉमिनल कॉस्ट में. वहाँ पे हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट अवेलेबल है. ओके. एडवांटेजेस: कॉस्ट सेविंग, बिल्डिंग्स आर जनरली 2-3 story. Then high-tech personnel not required, maximum possible use of the natural light, restricted density of the population. वहाँ पे population कम होता है. ओके. लैंड अवेलेबल ज़्यादा होता है और पॉपुलेशन कम होता है. ओके. तो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल ग्रोथ
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डेवलपमेंट होता है. सराउंडिंग मार्जिनल स्पेस कैन बी यूज टू डेवलप द गार्डन. सराउंडिंग मार्जिनल, फॉर एग्जांपल आपने फॉरेन वगैरह में देखा होगा तो वहाँ पे पब्लिक कम है और लैंड ज़्यादा है अवेलेबल. तो वहाँ पे आप देखोगे तो कोई भी हाउस होगा उसके आगे गार्डन वगैरह होगा, लॉन होगा. ओके, तो दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल ग्रोथ. दैन डिसएडवांटेजेस requires more land so can be uneconomical when land values are high. ओके, उसमें लैंड ज़्यादा चाहिए. तो वो कब अनइकोनॉमिकल होगा? व्हेन लैंड वैल्यूज आर सो कैन बी अनइकोनॉमिकल व्हेन लैंड वैल्यूज आर हाई. दैट मीन्स लैंड की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो रिक्वायर्स मोर लैंड. उसके लिए ये डेवलपमेंट के लिए मोर लैंड चाहिए, ज़्यादा ज़मीन चाहिए. ओके, तो वो कब ये डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं होगा? जब वो लैंड की वैल्यू ज़्यादा होगी तब. ओके, फाउंडेशन कॉस्ट पर यूनिट एरिया विल बी मोर. एब्सेंस ऑफ द ग्रुप लिविंग. ओके, वहाँ पे ग्रुप लिविंग पॉसिबल नहीं होगा. ये सब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ग्रोथ के लिए डिसएडवांटेजेस. ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ के लिए डिसएडवांटेजेस है. दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल ग्रोथ. वहाँ पे क्या होता है? लैंड का ज़्यादा यूज़ होता है. ओके, लैंड ज़्यादा अवेलेबल होती है, उसका यूज़ भी ज़्यादा है. यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर में, तो आप फोटोज़ में दिखाई दे रहा है कि जो घर है वहाँ पे आजू बाजू काफ़ी सारी लैंड्स अवेलेबल है. ओके, तो जहाँ पे पब्लिक कम है, पॉपुलेशन कम है, लैंड ज़्यादा अवेलेबल है, तो वहाँ पे क्या होगा? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होगा. द नेक्स्ट वन इज वर्टिकल ग्रोथ. That is multi-story buildings where the land is less and costly. Advantages and disadvantages. Use of common amenities. Sense of group living develops. ओके, ग्रुप लिविंग में उसका एडवांटेजेस क्या है? तो यूज़ ऑफ कॉमन एमिनिटीज़ का यूज़ होता है. उसके लिए अलग अलग एमिनिटीज़ प्रोवाइड ही करनी पड़ती. दैट मीन्स अलग बंगलो हो तो वहाँ पे सभी फैसिलिटीज़ अलग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, पर इसमें क्या है? कॉमन एमिनिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ती है. सेंस ऑफ ग्रुप लिविंग डेवलप्स. दैट मीन्स जो भी एक साथ रहने का जो भी सेंस होना चाहिए वो यहाँ पे ग्रुप लिविंग डेवलप होगा. फाउंडेशन कॉस्ट पर कैप यूनिट एरिया इज रिजनेबल. फाउंडेशन कॉस्ट कम होगा. देन हायर लेवल फ्लोर एंजॉयज नेचुरल सीनरी सच एज रिवर व्यू, सी व्यू. हायर लेवल जो भी हायर फ्लोर लेवल, दैट मीन्स 10th फ्लोर 12th फ्लोर पे जो भी है, तो जो भी नेचुरल सीनरी है, रिवर व्यू है, सी व्यू है, तो वो सब उसको एंजॉय कर सकेगा. देन कंसिडरेबल सेविंग इन लैंड economy in construction cost, repetition of typical floors. Okay, so economy in construction cost. कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में इकोनॉमिकल पड़ेगा. रिपीटेशन ऑफ टिपिकल फ्लोर्स. ओके, देन मैक्सिमम यूज ऑफ मॉडर्न कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स सच एज फायर प्रूफिंग, साउंड प्रूफिंग, हीट इंसुलेशन, एयर कंडीशनिंग, हाई स्पीड लिफ्ट. ओके, देन डिसएडवांटेजेस के क्या है? नेचुरल कैलेमिटीज डिफिकल्ट टू एस्केप. नेचुरल फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक वगैरह है तो उस ये वर्टिकल ग्रोथ में वो ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है. मोर पॉपुलेशन डेंसिटी. ओके, पॉपुलेशन डेंसिटी इसमें ज़्यादा होगी. डिज़ाइन ऑफ फ्लैट स्टीरियोटाइप. ओके, जो भी फ्लैट है वो स्टीरियोटाइप आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा. हैव टू टॉलरेट इविल्स ऑफ ग्रुप लिविंग. ओके, वहाँ पे आप ग्रुप लिविंग के अलावा आप ग्रुप लिविंग में प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होते हैं. ओके, तो आप वहाँ पे जो भी तकलीफ होती है ग्रुप लिविंग में वो उसको अवॉइड नहीं कर सकते. फेलर ऑफ लिफ्ट ऑफ वाटर राइजिंग पम्प विल कॉज ग्रेट इनकन्वीनियंस. फॉर एग्जाम्पल आपको लिफ्ट पर बिगड़ी है या पंप बिगड़ा है तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होता है. देन वेस्टेज ऑफ फ्लोर स्पेस. फ्लोर स्पेस है, वेस्टेज ऑफ फ्लोर स्पेस एज लीव सपोर्टिंग कॉलम एक्सेट्रा हैव टू बी प्रोवाइडेड. तो जो भी फ्लोर स्पेस है उसका वेस्टेज होगा
किसकी वजह से? तो लिफ्ट सपोर्टिंग कॉलम जो भी प्रोवाइड किया है उसकी वजह से क्या होगा? वेस्टेज ऑफ फ्लोर स्पेस, दैट इज वर्टिकल ग्रोथ। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लैट्स वगैरह डेवलप किए हैं। तो वर्टिकल ग्रोथ में ये एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ में भी एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है। तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ जहाँ पे पॉपुलेशन कम है वहाँ पे पॉसिबल है, और वर्टिकल ग्रोथ कहाँ पे पॉसिबल है? वहाँ पे जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है पर लैंड कम अवेलेबल है वहाँ पे वर्टिकल ग्रोथ पॉसिबल है। ओके, थैंक यू।